जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरे प्रिय साथियों, एक बात हमेशा याद रखना, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, आप जो इरादा बनाएंगे होगा वही। किस्मत कुछ नहीं, किस्मत होगी अपनी जगह पर, लेकिन आपको इतना ध्यान देना है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। इसलिए आप अपने एग्जाम के प्रति ईमानदार रहिए और एक मजबूत इरादा के साथ आप बढ़ते रहिए आगे। सबसे पहला काम है आपका अपना सिलेबस देखना। सिलेबस देखने के बाद आप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार हमेशा आगे दिन प्रतिदिन बढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। तो आज आइए देखिए प्यारे साथियों, आज का ये पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, भाषा विज्ञान। कल की क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट के माध्यम से आप जाकर पहली क्लास देख लीजिए। क्योंकि पहली क्लास में मैंने आपको बताया था संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम कि किस प्रकार से कौन कौन सा चैप्टर है और कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, भाषा विज्ञान, और पार्ट 1 ही है। यानी कि आज 0 लेवल से बिल्कुल आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है? ये समान हिंदी है। समान हिंदी की क्लास संख्या 2 है। पहली क्लास में केवल पाठ्यक्रम बताया गया था, आज ये दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, भाषा विज्ञान। और आज भाषा विज्ञान नामक चैप्टर में हम लोग देखेंगे भाषा की व्युत्पत्ति कैसे हुई, भाषा की परिभाषा क्या है, और भाषा के रूप कौन कौन से हैं, और भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं। यकीन मानिए मेरे प्यारे साथियों, यहां से एक प्रश्न बनने का बहुत ही बड़ा चांस है, और यहां से एक प्रश्न बनता ही है, ये आपको ध्यान देना है। चाहे वो भाषा का रूप पूछ ले, चाहे विशेषता पूछ ले, या परिभाषा पूछ ले, या व्युत्पत्ति पूछ सकता है कि भाषा कैसे, भाषा किस धातु से भाषा शब्द उत्पन्न हुआ है, व्युत्पत्ति हुई है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है? तो आप लोग, उम्मीद करता हूं मैं आज कि आप लोग कल के कहने के अनुसार कि आज आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आपको नोट कराया जाएगा, समझाया जाएगा। आप अच्छे से नोट करिए और समझिए। आप अपने एग्जाम के प्रति अपना मजबूत इरादा बनाकर आज से मेरे साथ लग जाइए। चाहे आप पुलिस विभाग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC-GD हो, चाहे पुलिस हो, चाहे SI हो, चाहे BDO हो, लेखपाल हो, टेट हो, या आप टेट या स्टेट, TGT, PGT, कोई BPSC बिहार का आप जूनियर देना चाहते हैं, TGT, PGT या स्टेट देना चाहते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आइए दोस्तों, बिना आप देरी किए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आज 4 चीजें देखना है, भाषा की व्युत्पत्ति, परिभाषा, रूप और विशेषताएं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं भाषा की व्युत्पत्ति। आप लोग पहली हेडिंग बनाइएगा, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। यहां पर देखिए, जो ये भाषा शब्द है, भाषा शब्द लिख लीजिएगा। भाषा शब्द, भाषा शब्द संस्कृत के, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न है, उत्पन्न है, उत्पन्न है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ व्यक्तवाणी होता है, जिसका अर्थ व्यक्तवाणी होता है। उम्मीद करता हूं बहुत ही होता है, उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि जो ये भाषा शब्द है,
ये पहली हेडिंग पड़ेगी, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई हम लोग देख रहे हैं। पहला टॉपिक, पहला चैप्टर कौन सा है, भाषा विज्ञान। इसमें हम लोग देख रहे हैं भाषा शब्द। देखिए विज्ञान का अर्थ है, आप लोग जानते हैं विज्ञान का मतलब क्या होता है, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। देखिए भाषा का जो विज्ञान का नॉर्मल परिभाषा होती है बिल्कुल वो कौन सी होती है कि जो क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान। वैसे विज्ञान का तो अगर आप देखिए अच्छी परिभाषा तो आप इसे कह सकते हैं कि जो प्रमाणों के द्वारा सिद्ध हो उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान में हर तथ्य क्या होता है, सिद्ध होता है, यानी कि प्रमाणों के द्वारा वो सिद्ध होता है, तब उसे विज्ञान कहेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं नॉर्मल जो विज्ञान की परिभाषा होती है, नॉर्मल विज्ञान की परिभाषा होती है सुव्यवस्थित ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो हम लोग भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे साथियों कि भाषा का सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या है, भाषा विज्ञान है। ये आपको ध्यान देना है। एक शब्द हो गया कौन सा, चैप्टर, ये क्लियर हो गया होगा। भाषा विज्ञान किसे कहेंगे, भाषा का सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम लोग भाषा विज्ञान कहेंगे। अब देखिए हम विज्ञान यहां पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग भाषा को डिटेल से देखेंगे। फिर उसके बाद हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, उस पर हम लोग आएंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, भाषा शब्द। तो भाषा शब्द देखिए मेरे प्यारे साथियों, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। भाषा शब्द संस्कृत, देखिए संस्कृत क्या है, भाषा है। तो भाषा शब्द संस्कृत, जैसे आप सुनते होंगे ये शब्द लैटिन भाषा से आया है, फ्रेंच भाषा से आया है, वैसे ही जो ये भाषा शब्द है संस्कृत के भास धातु से उत्पन्न है। किस धातु से, भास धातु से उत्पन्न है। और इस भास धातु का अर्थ क्या होता है भैया, व्यक्त वाणी होता है। यानी भाषा का मतलब क्या हुआ, अभिव्यक्ति करना। व्यक्त वाणी, वाणी मतलब बोलना, व्यक्त मतलब अभिव्यक्ति करना। यानी कि हम लोग जो भी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वही क्या है, व्यक्त वाणी है, वही क्या है, भाषा है। ये आपको ध्यान देना है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये क्या है भैया, भाषा है। आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, उसके बाद समझ रहे हैं, वो क्या है, भाषा है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो भाषा किसे कहते हैं, क्लियर। भाषा की अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, व्युत्पत्ति देख रहे हैं। भाषा किसे कहते हैं अभी दूसरी हेडिंग में हम लोग देखेंगे। अब दूसरी हेडिंग डालिएगा, भाषा शब्द की परिभाषा। अब यहां आपको क्लियर होगा कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा शब्द, भाषा की परिभाषा ऐसे लिख लीजिए, भाषा की परिभाषा। दूसरी हेडिंग डालिए, भाषा की परिभाषा, भाषा की परिभाषा। तो आप लिखेंगे भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है। पहले परिभाषा लिख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों, विचारों, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों, विचारों को दूसरे के सामने, दूसरे के सामने, दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं और दूसरों से, दूसरों से, दूसरों से स्पष्टतया, स्पष्टतया समझते हैं, समझते हैं। और ये परिभाषा किसने दिया था, तो अगर आपसे पूछा जाए भैया ये परिभाषा किसने दिया था, तो आप लिख लीजिएगा यहां पर डैश करके, कामता प्रसाद गुरुजी, कामता प्रसाद,
कामता प्रसाद गुरु ने ये परिभाषा दिया और बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस परिभाषा से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा वह साधन है, भाषा क्या है, साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरे के भावों और विचारों को हम पूर्णतया स्पष्ट रूप से समझते हैं। यही परिभाषा किसने दिया था, कामता प्रसाद गुरु ने दिया था। अब क्लियर हुआ कि नहीं भाषा। देखिए पहला मैंने बिंदु आपको बताया कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, संस्कृत के भाष धातु से। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भाषा शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति किससे हुई, तो आप बता देंगे कि संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाषा किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि भैया आपसे अगर कोई पूछे कि भाषा किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के भावों को, विचारों को मैं पूर्णता समझता हूं, स्पष्ट रूप से समझता हूं। यही क्या है, भाषा है। ये आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कोई चीज बता रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा था क्या है, भाषा है। जैसे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप समझ जाते हैं, भाषा है। आपके मम्मी पापा आपसे कुछ कहते हैं, आप समझ जाते हो, भाषा है। आप कुछ कहते हैं, आपके मम्मी पापा समझ जाते हैं, वो क्या है, भाषा है। तो ये आपको ध्यान देना है, भाषा की परिभाषा हो गई। तो दो टॉपिक क्लियर हो गए, तुरंत आप इसको नोट कर लीजिएगा और साथ साथ में समझते चलेंगे, साथ साथ में लिखते हुए चलेंगे। आपके नोट्स बनाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूं, नहीं वैसे ओरल भी मैं बोल सकता हूं। तो ये आपको ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, आपको मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको फील नहीं होगा, जैसे आप क्लास में बैठते हैं वैसे ही आपको एक एक शब्द को लिखवाया जाएगा और समझाया जाएगा, ताकि आपके नोट्स कंप्लीट हो सके और आप उस नोट्स को बार बार रिवीजन कर सके। कि आप क्लास को 15-20 बार नहीं देख सकते, लेकिन अपने नोट्स को आप 15-20 बार अवश्य देख सकते हैं। तो इसलिए ये आपके लिए नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी और नोट्स के माध्यम से आप तैयार करते हुए चले जाएंगे। आपको यहाँ पर केवल समझना है और लिखना है, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए दो प्रश्न क्लियर हो गए, एक तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हो गई, एक भाषा की परिभाषा। अब तीसरे पॉइंट पर हम लोग आते हैं, भाषा के रूप। तीसरा हेडिंग कौन सी है, हेडिंग डालेंगे भाषा के रूप। भाषा के रूप। तो देखिए भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला रूप होता है भैया, पहला रूप होता है मौखिक। भाषा कैसे होती है भैया, मौखिक होती है। दूसरा रूप होता है लिखित। दूसरा रूप कौन सा होता है, लिखित होता है। और तीसरा कौन सा होता है, सांकेतिक होता है। ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना। अब मौखिक का मतलब भैया बोलकर, मौखिक का मतलब क्या होता है, बोलकर। अब मान लीजिए कोई बोल रहा है तो आप उसे कैसे समझेंगे, सुनकर समझेंगे। अब मान लीजिए कोई लेख लिखा हुआ है तो उसे आप कैसे समझेंगे, पढ़कर समझेंगे। मान लीजिए कोई संकेत दे रहा है तो आप कैसे समझेंगे, संकेत के माध्यम से समझेंगे या देखकर समझेंगे। संकेत के माध्यम से या देखकर आप भाषा को समझ सकते हैं। तो देखिए आपको ध्यान देना है, भाषा के रूप, भाषा के रूप कितने होते हैं, मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला कौन सा होता है, मौखिक। मौखिक भाषा जो होगी उसे आप सुनकर समझेंगे। लिखित दूसरा होता है, जो लिखा रहेगा उसे आप पढ़कर सुनेंगे और पढ़कर समझेंगे। और तीसरा होता है सांकेतिक, जिसे आप संकेत के माध्यम से समझेंगे। देखिए मेन यही है, इसे आप समझ लेंगे तो समझ लीजिए आप भाषा आपका क्लियर हो गया, भाषा नामक चैप्टर। देखिए यहां पर भाषा के रूप 3 है। कौन कौन से हैं भैया, पहला मौखिक है, दूसरा लिखित है, तीसरा सांकेतिक है। मौखिक भाषा को आप सुनकर, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि नहीं, बताइए, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए आपके मम्मी है, आपके पापा हैं, आपके भैया हैं, बहना हैं, जो भी हैं वो बोल रहे हैं, तो आप पहले सुनेंगे तभी तो समझेंगे ना। इसीलिए कहा जाता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर कोई बात बोल रहा है तो पहले आप उसको ध्यान पूर्वक सुनिए, सुनने के बाद आप उसका उत्तर दीजिए। कुछ लोग बेवकूफ होते हैं जो दूसरों की बातों को सुनते नहीं है ध्यान से, और वो आधा बोला है तभी समझ जाएंगे उसकी बातों को और तुरंत अपने फेंकने
लगेंगे। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छा मैनर नहीं होता, बहुत ही गंदा मैनर होता है। अगर आपके सामने आपके माता पिता, गुरुजन, आपके भाई बहन या कोई भी व्यक्ति हो, दोस्त यार मित्र, परिवार का कोई भी सदस्य हो या गांव समाज का कोई भी सदस्य हो, अगर आपसे कुछ कह रहा है तो सबसे पहले आपको आपका कर्तव्य है कि आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि आप जब ध्यान पूर्वक उसे सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। तो पहला क्लियर हो गया, मौखिक तो आप समझ जाएंगे, आप कुछ बोलते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपकी बातों को सुनकर ही समझता है, और दूसरा व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो आप उसकी बातों को सुनकर ही समझते हैं। तो पहला मौखिक हो गया। दूसरा है लिखित। अब लिखित की बात ही क्या करें भाई साहब, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो पहले आप देखें, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ रहता है न्यूज, तो आप उसको सबसे पहले पढ़ते हैं तब तो समझते हैं ना, कि आप वैसे पेपर देख लेते हैं तो समझ जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लिखा रहेगा उसे आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उसको नहीं समझ पाएंगे। मान लीजिए कोई कहानी लिखी है, कोई उपन्यास लिखा है, कोई निबंध लिखा है, कोई नाटक लिखा है, कोई संस्मरण लिखा है, कोई यात्रा वृतांत, कुछ भी लिखा है भाई साहब, आप उसको सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे। तो ये भाषा का दूसरा रूप हुआ। ये हुआ कि नहीं? देखिए भाषा का दो रूप हो गया। पहला मौखिक हो गया यानी कि बोलकर, और दूसरा कौन सा हो गया? लिखित। मौखिक को आप सुनकर समझेंगे, लिखित को आप पढ़कर सुनेंगे, और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा, जिसे आप संकेत के माध्यम से समझेंगे। अगर उस संकेत को आप जानते रहेंगे तभी तो समझ पाएंगे, और उसे देखेंगे तभी तो समझ पाएंगे। तो इसमें दोनों चीजें जरूरी है। सांकेतिक में आपको संकेत भी जानना है और आपको देखकर, जैसे मान लीजिए आप बाइक या फोर व्हीलर या किसी भी गाड़ी से या पैदल ही आप जा रहे हैं रोड पर, तो वहां रेड सिग्नल आपको दिखाई दिया, तो रेड सिग्नल के बारे में आपको पता है कि जैसे ही रेड सिग्नल होता है वहां पर ये कहा जाता है कि भैया आप रुक जाइए, जैसे ही ग्रीन सिग्नल होगा, हरा सिग्नल होगा, वैसे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे येलो सिग्नल होता है तो आप क्या करते हैं, सावधानी पूर्वक आप धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप उसको संकेत के माध्यम से ही तो बढ़ते हैं ना। तो सांकेतिक भाषा, जैसे आप बचपन को सुने होंगे यार भाई साहब, बचपन में जैसे आप देखे होंगे कि जैसे विद्यालय आप मान लीजिए गए हैं, तो विद्यालय में एक उंगली दिखाते थे, एक उंगली का मतलब क्या हुआ समझ गए? दो उंगली दिखाते थे, उसका मतलब टीचर समझ जाता था, कहता था जाइए भैया कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे हैं, आपके पापा मम्मी सब लोग साथ में बैठे हैं, आपका कोई मित्र गांव का है और आपके द्वार पर से जा रहा है, अब मान लीजिए वो मैच खेलने जा रहा है, तो आप कैसे समझे? वो आपको बोलेगा थोड़ी नहीं चलो भैया मैच खेलने, वो कहेगा ऐसे, मान लीजिए कह दिया तो आप तुरंत समझ जाएंगे अच्छा मैच खेलना है, आप भी ऐसे थम्स अप कर देंगे, चलो ठीक है आ रहे हैं। तो ये आप देखिए दोनों लोग आपस में समझ जाएंगे, मम्मी पापा जान ही नहीं पाएंगे। ये होती है कहानी किसकी? सांकेतिक भाषा की। तो सांकेतिक भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बिहारी लाल जी हुए थे जिनका जन्म 1595 ईस्वी में गोविंदपुर बसुआ ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, और निधन हुआ था 1663 ईस्वी में। ये आपको ध्यान देना है। तो जो बिहारी लाल जी थे, बिहारी लाल जी एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा लिखे थे, कहत नटतरी झत खीझत, कहते नटतरी झत खीझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है, नैनन ही सोबात। बिहारी लाल जी इतना अच्छा ये दोहा लिखे, और ये दोहा बिल्कुल इस सांकेतिक भाषा पर फिट बैठता है। एक सभा बैठी हुई थी, उसमें दो पक्ष था, एक पक्ष इस साइड बैठा हुआ था बाएं साइड, एक पक्ष दाहिने साइड, ऐसे सामने सामने बैठे हुए थे। अब एक पक्ष में नायक एक बैठा हुआ था और एक पक्ष में एक नायिका बैठी हुई थी। अब बिहारी लाल ऐसे कैमरा लेकर खड़े हुए थे, नायक क्या कह रहा है, नायिका क्या कह रहे, ऐसे समझ रहे हैं कौन? बिहारी लाल। अब बिहारी लाल समझ रहे हैं, अब नायक कह रहा कहत, नायक कुछ कह रहा है, चलो ना घूमने चलते हैं, कहत। नायक कह रहा है कहत, नटत जो नायिका होती है मना कर देती है, नटत मना कर देती है, कहत नटत, रीझत नायक इतने में रीझ जाता, वाह नायिका ने क्या मना किया है। जब वो रीझ गया तो नायिका खींच गई, कितना बदतमीज लड़का है, मना करने के बाद भी हंस रहा है। कहत नटत रीझत खीझत, नायिका खींच गई, फिर मिलत नयन से नयन मिल गया,
खिलत, दोनों हंसने लगे। फिर उसके बाद लजियात, नायिका शर्मा जाती है। ये बिहारी लाल लिखते हैं, कहत नायक ने कहा, नटत नायिका ने मना कर दिया, फिर रिझत नायक ने रीझ गया, खींचत नायिका खींच गई, उसके बाद मिलत नैनों से नैन मिल गए, और खिलत मुस्कुराने लगे दोनों, और लजियात नायिका लज्जा में आ गई। और भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, यानी कि पूरा का पूरा भवन भरा हुआ है, और भवन भरा हुआ है भाई साहब, और दोनों नायक और नायिका आंखों आंखों से ही बात कर ले रहे हैं। तो ये भाई साहब किस भाषा से लोग बात कर रहे हैं? सांकेतिक भाषा से बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से दोनों बात कर रहे हैं, और संकेत के माध्यम से ही दोनों समझ रहे हैं। तो आप नायक नायिका के चक्कर में मत पड़िए, अभी आपकी एज है, समझ रहे हैं भैया, अभी आपकी एज है पढ़ने की, आप पढ़ लीजिए, बढ़िया से बन जाइए कुछ, जो भी आपको बनना है, डीएम एसडीएम दरोगा सिपाही जो भी आपको बनना है आप बन जाइए। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे नायक भी तैयार हो जाएंगे, आपके सामने बहुत सारी नायिकाएं भी तैयार हो जाएंगी। अब इसको आप अपने लिंग के अनुसार समझ लीजिएगा, यानी कि नायिका के लिए नायक बहुत सारे तैयार हो जाएंगे, और नायक के लिए बहुत सारी नायिका तैयार हो जाएंगे, लेकिन तब जब आप सफल होंगे। एक चीज हमेशा ध्यान देना, अपने जीवन में हमेशा अनुशासन बनाकर चलना, बिना अनुशासन का कुछ होने वाला है नहीं भाई साहब। इसलिए आप टाइम से उठिए, टाइम से खाना खाइए, टाइम से पढ़िए, टाइम से सोइए, यही सबसे बेहतर जीवन होगा, ये आपको ध्यान देना। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये तीन चीजें हो गई, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हो गई, भाषा शब्द की परिभाषा हो गई, भाषा के रूप हो गए। 1 मिनट में मैं पूरा एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं। उसके बाद फिर चौथा पॉइंट अभी लास्ट बचा हुआ है, भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या बन सकता है, भाषा की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो आपका आंसर होना चाहिए कि संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ व्यक्त वाणी होता है। भाषा की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए तो आपको दोस्तों याद रखना है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भाव विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, और दूसरे के भाव विचारों को हम समझते हैं। यही क्या है, भाषा की परिभाषा है। और भाषा की परिभाषा किसने दिया था? तो कामता प्रसाद गुरु ने दिया था, ये आपको ध्यान देना है। चौथा और लास्ट पॉइंट भाषा का समझेंगे, भाषा की विशेषताएं, यानी कि भाषा की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। भाषा की विशेषताएं आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं यूट्यूब पर लगाया हुआ था, टेलीग्राम पर भी लगाया हुआ था, समझ लीजिए जितने लोग आंसर दिए थे, एक आध दो को छोड़कर भाई साहब सब लोग गलत आंसर दिए थे। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे, जो ये क्लास देखेगा उसी को आएगा, वही एग्जाम में करके आएगा। पहली विशेषता क्या है कि भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा कैसी संपत्ति है भैया? भाषा सामाजिक संपत्ति है, ये आपको ध्यान देना है। और भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा कैसी संपत्ति है? भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। तीसरा, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। चौथा, भाषा सतत प्रवाह, सहज और नैसर्गिक होती है। भाषा के सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होती है, ये आपको ध्यान देना। नैसर्गिक होती है। कैसी होती है? भाषा सतत प्रवाह, सहज और कैसी होती है भैया? नैसर्गिक होती है। ये प्रवाहमान, सतत प्रवाहमान और नैसर्गिक होती है, ये आपको ध्यान देना है। और
भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। पांचवा लिख लीजिएगा, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। और भाषा जटिल से सरल, भाषा जटिल से सरलता की ओर चलती है। सरल, जटिल से सरलता की ओर सरलता तथा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर है। वियोगात्मक, ये मुख्य रूप से हिंदी भाषा की बात होगी, वियोगात्मक रूप है। तो देखिए ये भाषा की विशेषताएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको समझना है। 5 मिनट में आप समझ जाएंगे पूरी की पूरी विशेषताएं। और भी होती हैं, जैसे भाषा परंपरागत वस्तु है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है ना? भाषा परंपरागत वस्तु भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये मुख्य विशेषताएं हैं। देखिए पहला आपको ध्यान देना है, भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा कैसी संपत्ति है? सामाजिक। देखिए भाषा जो है ना भाई साहब, एक किसी के बात की बगौती नहीं है, भाषा सामाजिक संपत्ति है। अर्थात भाषा पूरे के पूरे समाज की संपत्ति है, ना कि किसी बाप की संपत्ति है। कोई ये नहीं कह सकता कि तुम हिंदी मत सीखो, कोई ये नहीं कह सकता कि तुम इंग्लिश मत सीखो, कोई ये नहीं कह सकता तुम मराठी तेलुगु मत सीखो, कोई ये नहीं कह सकता कि तुम मंदारिन न सीखो। यानी कि भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। भाषा किसी के कहने के अनुसार नहीं होती है, बल्कि जिस समाज में जो भाषा होगी वो अपने आप से, उस समाज में जो भी बच्चा होगा वो अपने आप से उस भाषा को सीखता हुआ चला जाता है। हम आपको क्या मातृभाषा अपनी हिंदी सिखानी पड़ी थी? क्या नहीं सिखानी पड़ी, हम लोग अपने आप से हिंदी को सीखते हुए चले गए। लेकिन अगर आपको इंग्लिश कहा जाए तो इंग्लिश आपको सिखानी पड़ती है। अगर कोई तेलुगु आप सीखना चाहते हैं तो आपको सिखाना पड़ेगा। लेकिन आप जिस समाज में हैं, आपकी जो मातृभाषा है, जैसे आपकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप हिंदी खुद में खुद सीखते हुए चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई ब्रिटेन का बच्चा है, लंदन का बच्चा है, तो क्या उसको अंग्रेजी सिखाना पड़ेगा? क्या नहीं भाई, वो अंग्रेजी उसके पूरे के पूरे समाज में अंग्रेजी बोली जाती है, इसलिए वो अंग्रेजी स्वतः ही सीखता हुआ चला जाएगा, आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन क्या वो हिंदी सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। हिंदी उसे सिखाना पड़ेगा, तब सीख पाएगा। तो इसलिए जिस वातावरण में, जिस काल में, जिस समाज में जो भाषा रहती है, वही भाषा जो बच्चे की मातृभाषा रहती है, उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो भाषा कैसी संपत्ति है? सामाजिक संपत्ति है। और यहीं पर मैं ऑप्शन बनाया था कि भाषा पैतृक संपत्ति है। कोई इस पर ध्यान ही नहीं दिया भाई साहब, ये आपको ध्यान देना है। तो भाषा कैसी संपत्ति है? भाषा सामाजिक संपत्ति है, ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा को हमेशा अर्जन के माध्यम से ही सीखा जाता है, भाषा को हमेशा अर्जित किया जाता है। आप कोई भी भाषा सीखेंगे तो अर्जित करेंगे तभी तो सीखेंगे, ये आपको ध्यान देना है। भाषा अर्जित संपत्ति है और भाषा परिवर्तनशील होती है। अगर परिवर्तनशील भाषा ना होती भाई साहब, तो यकीन करिए प्राचीन काल में अपने यहाँ संस्कृत बोली जाती थी। आज आप देखेंगे तो 2-3% लोग ही बोलते होंगे संस्कृत, नहीं कोई बोलता ही नहीं। कोई हिंदी बोलेगा, कोई मराठी बोलेगा, कोई गुजराती बोलेगा, कोई बंगाली, कोई तेलुगु, कोई तमिल, मतलब कोई न कोई भाषा बोलता है, लेकिन संस्कृत बहुत ही कम लोग बोलते हैं। इसका कारण क्या है? कि भाषा परिवर्तनशील होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कोई भी भाषा हमेशा नहीं रह सकती, उसका हमेशा परिवर्तन होता है। आगे मैं बताऊंगा जब हिंदी का विकास, तो वहां पर बताऊंगा सबसे पहले संस्कृत भारत में बोली जाती थी, संस्कृत से पाली का विकास हुआ, पाली से प्राकृत का विकास हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ, अपभ्रंश से अवहट्ट होते हुए हिंदी का विकास होता है। ये आपको ध्यान देना है। हो सकता है आगे किसी और भाषा का विकास हो जाए, लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है। भाषा कभी रुकती नहीं है, भाषा कभी स्थिर नहीं होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है। ये आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है। तीसरा,
चौथा पॉइंट, भाषा सतत प्रवाह सहज और नैसर्गिक होती है। भाषा प्रवाहमान होती है। भाषा कैसी होती है भैया? प्रवाहमान होती है, यानी कि भाषा हमेशा प्रवाह में चलती है। भाषा सहज होती है और नैसर्गिक। नैसर्गिक मतलब भाषा प्राकृतिक होती है। भाषा कोई बनाया नहीं है, ये भाषा स्वयं बनी हुई है। कोई भी भाषा होती है वो स्वयं बनी हुई है। वहां का जैसा वातावरण होता है, जैसा प्राकृतिक होता है, वैसा ही भाषा बन जाती है। ये आपको ध्यान देना। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी कि उसको हम आप नहीं बनाए हैं, वो स्वयं ही स्वतः ही बनी है। तो ये आपको ध्यान देना है। भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होती है, ये ध्यान देना है। उसके बाद भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा कैसे सीखी जाती है? अनुकरण से सीखी जाती है। मान लीजिए एक पति है, एक पत्नी है, एक छोटा सा बच्चा है। मान के चलते हैं हम 2 साल का बच्चा है, तो बच्चा कैसे भाषा सीखता है? जैसे मान लीजिए वो देखा एक चाकू रखी हुई है, चाकू को उठाया, मम्मी मम्मी ये क्या है? मम्मी बोली ये चाकू है बेटा। अच्छा ठीक है, चाकू है, इससे काटा जाता है। वो सीख गया, वो अनुकरण कर रहा, उसको रगड़ रहा, कट रहा, हाथ में रगड़ दिया, कट गया हाथ, अच्छा रोने लगा। अच्छा उसको दिमाग में बैठ गया कि इसको अगर इसको रगड़ करेंगे तो कट जाएगा कोई भी हाथ। फिर पेन लिया, पापा पापा मम्मी ये क्या है? मम्मी बोली बेटा पेन है। तो बच्चा पेन उसको लिखेगा। अच्छा इससे लिखने का कार्य होता है, इसको उसको गोंचता रहेगा, हाथ में गोंचेगा, पूरे शरीर में गोंच डालेगा। ये आपको करता, ये अनुकरण कर रहा है। फिर उसके बाद मम्मी है बेटा है, मान लीजिए किचन में बैठे हुए हैं और किचन में कोई बिल्ली आ गई, मम्मी मम्मी ये क्या है? मम्मी बोली बिल्ली है बेटा। अच्छा वो बच्चा अनुकरण किया, ये इतनी बड़ी इसकी शरीर है, इसके 4 पैर है, मुख है, एक पूंछ है। अब उसके दिमाग में अनुकरण के माध्यम से वो सीख गया कि क्या है? बिल्ली है। अब बिल्ली के बाद अब मान लीजिए बाहर निकला, बाहर पापा बैठे हुए हैं और पापा के सामने कोई कुत्ता आ गया। बच्चा बोला जोश में, पापा पापा देखिए बिल्ली आ गई। पापा कह रहे नहीं बेटा, बिल्ली छोटी होती है, कुत्ता बड़ा होता है। बिल्ली छोटी होती है, कुत्ता बड़ा होता है। तो उस दिन बच्चे ने अनुकरण के माध्यम से सीखा, अच्छा ये जो अब इसकी बड़ा आकार है, 4 पैर हैं, एक पूंछ है, मुख है, 2 आंखें हैं, कान है 2। अच्छा लेकिन इसका बड़ा आकार है, छोटा आकार होगी बिल्ली, बड़ा आकार होगा कुत्ता। अब अचानक से मान लीजिए वहीं पर गाय भैंस कोई प्रकट हो गई, पापा पापा कुत्ता आ गया, ऐसे बोलेगा। फिर पापा मम्मी कोई भी होंगे वो समझाएंगे, बेटा ये कुत्ता नहीं है, ये गाय है, ये भैंस है, ये तलवार है, ये चाकू है, ये पेन है, ये पेंसिल है। मतलब तरह तरह की चीजें जो भी होंगी वो बच्चा धीरे धीरे मम्मी पापा से पूछता जाएगा। और मम्मी ही ज्यादा साथ में रहते हैं, तो इसलिए मम्मी पापा से पूछता रहेगा और मम्मी पापा उसे धीरे धीरे सारी चीजें बताते जाएंगे। वो अनुकरण के माध्यम से भाषा को सीखता हुआ चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। इसीलिए मम्मी को पहला गुरु माना जाता है। तो देश की कोई भी महिला, स्त्री हैं, बहन, बेटी हैं, माँ हैं, उनका आपको सम्मान करना चाहिए। ये हमेशा ध्यान देना चाहिए। माँ जो होती है वो आपकी पहली गुरु है, आपकी पहली शिक्षिका है। क्योंकि अगर वो